हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं दिलीप मीणा आपका मेरे इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 तक जो सवाल थे वो सारे के सारे क्या कर लिए थे, सोल्व कर लिए थे, है ना। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से आप उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। अब देखो, दूसरे में आज आज पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखो कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। देखो अपन को एचसीएफ 306 और 657 दो संख्या है, 306 और 657 है। इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसी का एलसीएम ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे भाई, एलसीएम ज्ञात करते हैं तो पहले सबसे पहले इनको जो दिया है वो उतार लेते हैं। देखो प्रथम संख्या कौन सी दी गई है अपन को, एक एक कौन सा नंबर दिया गया है, 306। और बी कौन दूसरी संख्या क्या है आपके अपने पास, 657 है। और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है अपन को 9। और ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो सारी चीजें ए दिया गया है, ए रही एक संख्या, ए रही बी ए रही, ये दूसरी संख्या हो गई। अब ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन ने पिछली वीडियो में एक चीज पढ़ी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुनना, कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, देखो दो संख्या हो गई ना, ए और बी, तो दो संख्या का गुणनफल भी हो गया बराबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि पिछली वीडियो में देखा था ना हमने कि भाई ए मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो एक कितना दिया गया अपन को, 306, ठीक है। बी कितना दिया गया है, 657 बराबर एचसीएफ, देखो एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना, पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 306 का मल्टीप्लाई 657 में, चलो आता है मल्टीप्लाई करना। अब इधर देख लेते हैं कैसे करेंगे। 657 मल्टीप्लाई कितना करना है, 306 का कर लो मल्टीप्लाई। 7 चक है 42 हासिल का, 4 6 पंजे 30 4 34 हासिल का, 3 चकनक 36 3 39, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो मल्टीप्लाई 3 का कर दे, 3 7 है 21 हासिल का, 2 3 5 15 2 17 हासिल का, 1 3 6 18 1 19, तो 2 4 9 1 10 7 3 10 11 और इधर 20, ठीक है। तो कितना आ गया इधर, 20,000 नहीं, 2,01,042, ठीक है। एक दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 2,01,042 आ गया। और इधर कितना है, 9, और किसके मल्टीप्लाई में है, एलसीएम के, ठीक है। एलसीएम के किसमें है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई संख्या को इधर ले जाते हैं, ये प्लस प्लस की चिन्ह नहीं है, ये किसकी संख्या में है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई को अगर इधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगी, बटे में जाएगी ना। तो एलसीएम को इधर ले लेते हैं, एलसीएम इधर ले जाएगा, 10 42 बराबर एलसीएम 9 इधर गया तो किसमें आ गया, भाग में आ गया। अब काट दो इसको, 9 से 9 का भाग दे दो इसमें, देते हैं तो कितना आता है, 9 दूनी 18, ठीक है। अब बचा कितना है, 2, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब बचा कितना है, 21 हो गया था ना, तो 3 बचे हैं, तो 9 तिया 27। अब कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, ठीक है। तो 34 हो गए, तो 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। अब बचे कितने, 27 7 बचे हैं, तो 9 8 72 हो गया। तो अपना एलसीएम क्या निकल के आया है इसका, 22,338। तो अपना एलसीएम ज्ञात हो गया है अपन को, 22,338। ये क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो यही तो ज्ञात करना था अपन को, यही तो ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ दिया गया है, उसने एचसीएफ दे रखा है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 9 है। एलसीएम तो ज्ञात करना है। तो अब हमने देखा है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए संख्या उतार दी है 306, बी उतार दिया है 657, बराबर में एचसीएफ कितना दिया गया था, 9 दिया गया था। एलसीएम क्या निकाला आपने, एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आए, और 9 इंटू एलसीएम इधर है ना, तो अब ये मान लीजिए 9 इधर जाएगा, तो ये किसमें चले जाएगा, बटे में या भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आया अपन को,
22,388 338 सॉरी। तो यही क्या अपना क्या है आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करनी है अपनों को किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करनी है कि कोई प्राकृत संख्या है अपने पास, तो उसके क्या है n के लिए, मतलब प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। तो वो बोल रहा है n, 6n लिख रखा है इसमें, क्या लिख रखा है 6n। तो वो इस ऐसे पूछ रहे हैं कि एन की ऐसी कैसी वैल्यू रखें कि अपन को पीछे क्या मिले, 0 प्राप्त हो। तो 0 कब प्राप्त होता है, देखो 6n संख्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5। ठीक है, तो 6n संख्या में 0 प्राप्त करने के लिए, ऐसा लिखेंगे आंसर में, 0 प्राप्त करने के लिए 2 इंटू 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो अगर संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट अगर अपन को 0 प्राप्त करना है, तो 0 प्राप्त करेंगे तो उसके गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई 0, कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। भाई क्यों आना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 10 आता है, तो लास्ट डिजिट क्या आता है अपने पास 0 आता है। तो 0 प्राप्त करने के लिए कम से कम एक बार तो क्या आना ही चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, एक बार आएगा ना, जब जाके लास्ट का डिजिट अपन को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब 6 का देखते हैं, चूंकि 6 का गुणनखंड कितना होता है 2 इंटू 3, है ना, तो 2 इंटू 3 होता है 6 का गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 5 नहीं हो रहा ना, तो अर्थात 6n संख्या कभी भी 0 पर, 0 कभी भी 0 पर नहीं, ऐसा नहीं, संख्या 6n संख्या का अंतिम अंक कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा, कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 6 का जो गुणनखंड किया है वो क्या आया है 2 इंटू 3 आया है। अगर मान लीजिए अगर 2 इंटू 3 की जगह अगर 2 इंटू 5 आ जाता, तो लास्ट का डिजिट क्या प्राप्त हो जाता अपन को 0, क्योंकि अब 6 का गुणनखंड किया तो क्या आया है 2 इंटू 3 आया है। तो 2 इंटू कम से कम एक बार अगर ये आएगा ना उस गुणनखंड में, जब जाके आपको 0 प्राप्त होगा। अगर ये नहीं आएगा तो आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। तो देखो फिर 6 का गुणनखंड कर लिया आपने, 6 का गुणनखंड किया तो क्या आया है 2 इंटू 3 आया है। तो अर्थात मतलब इसमें 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, तो 6n संख्या का अंतिम अंक कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाँ 6 को लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास कि व्याख्या कीजिए कि, क्या करनी है, व्याख्या करनी है भाई, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, दो संख्याएं व्याख्या करनी है कि ये जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दो संख्या दी गई है अपन को अलग अलग गुणनखंड के रूप में। तो ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये इसकी क्या करनी है, अपन को व्याख्या करनी है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को क्या करना है, दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है ये, तो भाज्य संख्या क्यों है। तो अब पहले तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो देखो दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 है, अब 4 के क्या है, 2, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके, 1 2 3, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, तो ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को वो ऑप्शनल नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें भी पूछ सकता है कि भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी अपने पास, 4, है ना। भाज्य संख्या बोल ले, भाज्य संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी, 4 होगी। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो खुद से कटती हो या उसका एक फैक्टर होता है, या तो वो 1 से कटेगी या फिर वो खुद से कटेगी, एक से भाजित होगी या फिर स्वयं से भाजित होगी, तो वो कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें इसको भाज्य संख्या क्यों कहा है, इसकी अपन को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, देखो अब इसमें ये दोनों नंबर लिख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या कौन सी है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, दो संख्याएं, अब यह संख्या भाज्य क्यों है, ये इसकी तो क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या करते हैं, तो इसमें अपन को सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं इसमें, 13 आ रहा ना, तो 13 ले सकते हैं, 13 लिया, तो अब इधर क्या बचेगा इसमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 इधर ले लिया तो 1 बचेगा, प्लस इधर भी 1 बचेगा। ठीक है, और ये संख्या देखते हैं, इसमें क्या आएगा, एक ये 5 ये रहा और एक ये रहा, तो 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 ले लिया तो 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 13। ठीक है, 13, 7 का गुणा 11 में करते हैं तो क्या आता है, 77, 77 का गुणा 1 में करेंगे तो 77 प्लस का 1। ठीक है, अब 5 कर लेते हैं, 5 इसको कर लेते हैं ऐसे कैसे, 7 छक है 42, 42 का 1 से गुणा करते हैं तो 42 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 प्लस का 1। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, इधर देख लीजिए, 42 इंटू 24 करते हैं तो क्या आता है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है, 2 का कर लीजिए, ऐसे कैसे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, तो 8 0 और 8, 808। ठीक है, 2 दूनी 4, हाँ यहाँ 8 आएगा, सॉरी 8, तो यहाँ कितने आ गए, 8 और 1 9। ठीक है, ठीक है, 10 आ गया, तो इधर 5 इसका मल्टीप्लाई किया तो 1008 प्लस 1। ठीक है, अब इसको करते हैं 13, इसमें क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो इसका गुणन 78 का गुणनखंड करेंगे, 13 हो गया, चलो मान लीजिए 1, तो 78 हो गया 1, तो 78 बचाना। अब क्या क्या होगा 78 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 78 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, इधर देख लो 78 का गुणनखंड हो सकता है, 78 का करते हैं तो क्या आता है, 2 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, तो 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 39 इंटू 2, तो 3 आ गए ना, इसमें 3 से ज्यादा क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसे कैसे, 5। ठीक है, इंटू, अब ये कितने हो गए, 1009, 1008 में 1 जोड़ा तो 1009। अब मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, इसमें 1 भी कर सकते हैं, तो इसके भी क्या आ गए हैं, 3 से 3 आ गए ना गुणनखंड, 1 2 और 3, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या कौन सी होती है,
भाज्य संख्या होती है। तो देखो इसमें भी दो से ज्यादा आ रहे और इसमें भी दो से ज्यादा है, तो अर्थात दोनों संख्याओं में दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, अर्थात दोनों संख्या भाज्य है। और भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वही है जिसके दो से ज्यादा क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ठीक है, दो से ज्यादा गुणनखंड है, देखो इसमें भी एक दो तीन गुणनखंड हो गए, इसमें भी एक दो तीन गुणनखंड हो गए। ऐसे इसको तोड़ोगे तो बहुत सारे, इसका लंबा का लंबा बहुत सारे बन जाएंगे, जरूरी थोड़ी है एक ही है। अभी 1009 भी डिवाइड होता है किसी न किसी से, इसके भी गुणनखंड होंगे, इसके भी होते हैं, तो इसको लंबा बना सकते हैं। सिर्फ अपन को तो तीन ज्ञात करने, अगर तीन आ जाते हैं तो वो क्या हो, कौन सी संख्या हो जाती है? भाज्य संख्या। और अगर दो ही फैक्टर आते हैं, ओनली सिर्फ दो ही आते हैं, तो वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। तो ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है वो कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए खेल का मैदान है, क्या है ये? खेल का मैदान है, और इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं भाई? 18 मिनट। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहे हैं। एक चक्कर जब भी वो, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया है, तो इस चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है उसको? 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रही है। और एक सोनिया के अलावा एक और लड़का भी क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है, तो उसका नाम क्या है? रवि। ठीक है, रवि को कितना टाइम लग रहा है भाई? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। ठीक है भाई, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, अब वो एक ही स्थान से चलकर वापिस से यूं दोनों के दोनों चलते हैं, तो वो कौन सा ऐसे समय होगा या कौन सा ऐसा टाइमिंग होगा जब जाके वो एक साथ मिलेंगे? यानी चक्कर लगाते समय वो जब एक साथ मिलेंगे, तो इसका क्या कर लेते हैं? एलसीएम। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको क्या कर लेना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है दोनों अंकों का। तो ठीक है, एलसीएम निकालना आपने सीखा था पिछली वीडियो में, तो देखते हैं 18 और 12 का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो देखो 18 को फिर वही पीछे कितना आ रहा है? 8 आ रहे हैं, तो 8 आ रहे हैं, तो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो किससे डिवाइड होता है? 2 से। ठीक है, 2 से कर दो इसको, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से कर दो, 3 आ जाएगा। फिर 3 से कर दो, 1 आ जाएगा। अब ऐसे कैसे इसको कर लो, 2 से करते हैं तो 6 आता है, 2 6 12। अब और 2 से कर लो तो 3 आता है, और 3 से कर लेते हैं तो 1 आ जाता है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लो सर, एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले जोड़ा बना लेते हैं एक एक का। ठीक है, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, तो एक संख्या तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, 3 का बन रहा है क्या? 3 का बन रहा है सर। एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है सर, लिख लिया सर। अब बचा क्या है इनके अलावा? अब बचा क्या है? एक तो ये 2 बच रहा है, एक ये 3 बच रहा है, तो इसका भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 और 3 का भी कर लेते हैं। एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जोड़े वाली संख्या भी लिखनी है और बिना जोड़े वाली संख्या को भी लिखना है सारे पर। और एक बच रहे हैं, तो एक का तो एक लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं, एक का भी बन रहा है ना भाई जोड़ा, तो एक का भी बन रहा है। तो एक का किसी भी संख्या का गुणा एक में करने पर एक ही आता है, तो इसको आप कभी लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या आता है? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, और 36 एकम 36। ठीक है, तो 36 आंसर आएगा। तो 36 मिनट बाद वो क्या, 36 मिनट के बाद में वो क्या मिलेंगे? एक ही उस जो ये ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं ना, तो 36 मिनट बाद में वो आपस में मिलेंगे। दोनों एक ही जगह पर 36 मिनट बाद में वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हो चुकी है आपकी खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक।